हाँ बायोलॉजी का एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी कौन सा यूनिट है? बायोटेक्नोलॉजी। उसमें कौन सा चैप्टर है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स। सबको ये पता है? चलो आगे बढ़े। चलो, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे? टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो कब आया था? 1960 टू 1970 के बीच में। ठीक है, इस समय क्यों आया था? इसी समय क्यों लाया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने आप नहीं आया था, इसको लाया गया था। ठीक है, क्यों लाया गया था? क्योंकि हमारे दो वाला स्लोगन काम नहीं किया था इंडिया में। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग किया था। कौन किया था? इंडिया। इंडिया में फैमिली प्लानिंग, जब तुम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे सबसे पहला लाइन यही है कि फैमिली प्लानिंग जो इंडिया स्टार्ट किया था वो कब किया था? 1951 में किया था। बताया जाता था कि इस समय जो किया गया था उस समय बहुत सारा तुम्हारा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उस प्रोग्राम का नाम बताओ तुम लोग, चैप्टर तो तुम लोग पढ़े हो। कौन सा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1951 में फॉर फैमिली प्लानिंग? ये तो याद होना चाहिए। चलो हम उसका शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, देखते हैं फुल फॉर्म इसका कौन बताता है। RCH, हाँ रिसर्च, आगे रिप्रोडक्ट
रिसर्च रिप्रोडक्टिव अच्छे से बताओ। हाँ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर बोल रहे थे तुम लोग, एंड बोली थी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये तुम्हारा लॉन्च किया गया था 1951 में। इसमें क्या क्या किया गया था कि इसमें बहुत सारा किया गया था कि मैटरनल हेल्थ को देखा गया था, सेक्सुअल एजुकेशन अवेयरनेस किया गया था, साथ में तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखा गया था, साथ में क्या किया गया था और कि तुम्हारा अब्यूज ना हो। डिलीवरी जो होता था गांव में, उससे बहुत सारा बच्चा का डेथ हो जाता था या तो फिर मां का डेथ हो जाता था, जो गांव में दाई लोग करवाती है, तो उसका एजुकेशन दिया गया था कि आपको हॉस्पिटल में एक बार जरूर विजिट करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो एक बार हॉस्पिटल में जरूर विजिट करें। आप घर वाला जो बगल में दाई रहती है उसके भरोसे ना रहें। ये सब बताया गया था ताकि तुम्हारा क्या हो। और दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया गया था कि जो गांव में लोग होते हैं वो लोग का क्या होता है कि उन लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नहीं जानते। मैरिज हुआ, रिप्रोड्यूस किए जा रहे, ठीक है। उन लोग को ये नहीं पता है कि कोई ऐसा बैरियर भी होता है जिससे रिप्रोडक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये अवेयरनेस को गांव तक फैलाया गया था 1951 में। इसी पे स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, कोई भी चीज काम नहीं कर रहा था। तुम्हारा 1951 में हम बताए थे कि 55 मिलियन था तुम्हारा पॉपुलेशन, और ये बढ़ के तुम्हारा 1 बिलियन हो गया था। कब? 2000 में। जब 2011 में ये सब क्या बता रहा है, ये क्या हुआ था? सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। क्या होता है? जनगणना। सेंसस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो सेंसस जब 2000 में हुआ बाबू, उस समय कितना पाया गया? 1 बिलियन। 2011 में हुआ तो 1.2 बिलियन, और अभी का सिचुएशन ये है कि 1.4 बिलियन है। कितना है? 1.4 बिलियन के आसपास हमारा है, ठीक है। चाइना से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन लगातार तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, और खाना हमारा इंडिया में उसी समय अकाल पड़ा था, ठीक है। खाना नहीं था, बारिश नहीं हुआ था, तो मतलब कि बहुत कम हुआ था यहाँ पे खाना का प्रोडक्शन। तो उस समय सोचे कि अगर खाना का प्रोडक्शन अभी नहीं बढ़ाया जाए 60 के दशक में, तो क्या होगा? भूखमरी से सब मर जाएगा। तो 1960 से 1970 के बीच में क्या लाया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या किया गया? तो पहला किया गया कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, जितने भी बीज थे उसको ऐसा मॉडिफाइड किया गया उसका जीन में छेड़छाड़ करके कि जहां 1 केजी धान से 2 केजी चावल होता था, वहीं पे अगर 1 केजी अब धान लगाता था लोग तो 5 केजी चावल हो रहा था। कितना हो रहा था? 5 केजी, 10 केजी हो रहा था। मतलब कि यील्ड कितना बढ़ गया? 3 टाइम्स। जहां 1 केजी वहां 3 केजी। समझ हो? हर चीज में, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे मकई हो, कुछ भी लगाता था लोग तो वो 1 केजी लगाता था तो कितना मिलता था? 3 केजी। पहले कितना? 1 केजी का 1 केजी मिलता था उसको। इसलिए बोलते हैं इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन। बेस्ड केमिकल्स लाया गया, जैसे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो फार्मर्स के जो खेती होता था बाबू, वो ऐसा ऐसा इंसेक्ट होता था कि उन लोग पास जो दवाई नहीं होने के कारण पूरा का पूरा मर जाता था, सारा का सारा, ठीक है। सारा का सारा कीड़ा खा गया एक बार में, ठीक है। टिड्डा समझते हो? वो पहले आता था, वो पूरा का पूरा फसल बर्बाद कर दिया, जहां गया खत्म पूरा, ठीक है। उस समय ऐसा चांस था कि फार्मर्स का डेथ भी बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों? क्योंकि सुसाइड कर ले रहा था। क्योंकि फार्मर लोग क्या करता है कि उन लोग ना लोन लेकर के लगाता है, खेती जो करता है वो लोन लेकर के करता है। अब उन लोग को अगर नहीं मिला, प्रोडक्टिव नहीं हुआ, चावल नहीं हुआ, तो कहां से लोन उन लोग देगा? और खाने के लिए भी नहीं रहेगा। बेटर इरिगेशन पार्टिकल। बेटर इरिगेशन पार्टिकल का मतलब यह होता है कि पहले का जो जमीन था हमारा, वो बंजर जमीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बंजर। बंजर का मतलब यह होता है कि जिसमें किसी भी तरह का कुछ नहीं उगेगा।
समझ रहे हो? उसको बोला जाता है बंजर जमीन। उसमें इसलिए बंजर हो जाता है क्योंकि उसमें इतना कॉम्पैक्ट होता है, जमीन इतना हार्ड होता है कि उसमें ना हवा जा पाता है और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स जा पाता है, ताकि सीड क्या करे, उगे। तो क्या किया कि फिर तुम्हारा मिट्टी में ऐसा कुछ किया कि वो लोग इरिगेशन पार्टिकल, मतलब कि ऐसा पार्टिकल वहां किया डेवलप, ऐसा तो मिट्टी को बनाया वो लोग कि तुम्हारा हवा भी अच्छे से जाता था और न्यूट्रिएंट भी जाता था, तो जल्दी उगता था और जल्दी जल्दी तुम्हारा हो गया, तुम्हारा जो भी बीज लगाए तो ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेटर इरिगेशन पार्टिकल। ये तुम्हारा सॉइल को बनाया है ना, ताकि जल्दी उग सके तुम्हारा। ये काम किया गया तो तुम्हारा क्या हुआ, यील्ड कितना बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है। और अगर फादर ऑफ इंडियन बोले ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो कौन थे, नॉर्मन ई, लेकिन ये उल्टा हो गया। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वो तुम्हारे क्या है, इंडियन है। स्वामीनाथन तो इंडियन नाम है ना, ऐसे भी देख सकते हो पकड़, सिर्फ यहाँ इंडियन हटा दो, इंडियन वो है एम एस स्वामीनाथन। यहां लिख लो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पे फादर ऑफ इंडियन, ये डालो। नाम से ही देखो ना, हम लोग नाम से ही पकड़ लेते हैं। स्वामीनाथन बाहर का नाम होगा क्या, ये तो इंडिया का नाम है ना, तो नेम से ही तुम लोग डिसाइड, वो तो नेम से गलत हो गया। और नॉर्मन ई बोरलो, इंडिया में किसी का नाम होता है क्या, ई नॉर्मन ई बोरलो इंडिया में नाम है क्या, नहीं, ये फॉरेन नाम लग रहा है ना, ठीक है लिखो। इधर पॉपुलेशन वाला भी तुम लोग लिख लेना, याद रहेगा। 1951 में 55 मिलियन, 2000 में 1.2 बिलियन और 2011 में 1.2 बिलियन। और अभी का सिनारियो है, अभी का भी डेट नहीं आया क्योंकि जनगणना अभी आया नहीं है। इस चैप्टर के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इकोलॉजी ना। हाँ बैक तो लगता है, बैक लगा मतलब सीधा 1 साल पीछे। एक सप्ली का चांस मिलता है, एक सप्ली में भी फेल हो गए तो फिर 1 साल पीछे। और क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तुम अगर फेल कर गए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, तो सीधा तुम पिछला बैच के साथ आ जाओगे। जो नया बैच आया एडमिशन लिया, समझो कि पूरी तरह से आ जाओगे, तुम आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में फेल करोगे तो तुम्हारा अगला साल चलते रहेगा, तुम आगे पढ़ते रहोगे अपने बैच के साथ। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा ना पीछे वाला बैच के साथ, तो उस समय तुमको फाइनल देने जाना होगा, समझे बात को। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में ही फेल कर गए जा करके, तो सीधा बैक हो जाएगा 1 साल, तुमको आगे नहीं पढ़ना है सेकेंड ईयर, सीधा फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ो तुम। अभी 2 लड़के का लगा है इस बार, पहली बार हमारे कॉलेज में लगा, एक लड़का एक लड़की का लगा है, दोनों का, दोनों फिर चले गए पीछे वाले बैच में। ये बहुत खराब स्थिति होता है कि जब एक तुमको जूनियर के साथ फिर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, बैठ के क्लास में, तुम उसी का रैगिंग लिए हो, अब तुम भी जूनियर बन गए साथ में, वो कंडीशन खराब है। और पास होने के लिए भी मेडिकल कॉलेज में सोचना पड़ता है, ये याद रखना, पास होने के लिए भी सोचना पड़ता है 1000 बार। 100 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें 50 नंबर लाना है तुमको, पासिंग मार्क्स 50 है, 33 नहीं है। प्रैक्टिकल अलग से, प्रैक्टिकल में भी पास करना है तुमको, प्रैक्टिकल में भी 50 चाहिए। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 100 मार्क्स का थ्योरी होता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर, इतना लेंदी होता है सब्जेक्ट। जैसे हम बोले कि 11 बायोलॉजी का 2 पेपर देना है तुमको, मतलब 2 एग्जाम, आधा आधा बांट के, बुक को आधा आधा बांट दिया जाता है, आधा का एक पेपर में आएगा, आधा का दूसरा पेपर में आएगा, ठीक है। फिर दोनों का प्रैक्टिकल होगा 100-100 मार्क्स का, ठीक है। अभी हमारा 900 का था, 900 का इस बार था, उसमें से हाईएस्ट जो गया है वो 600 गया है मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स।
मेरा 570 है, टॉप 8 में है हम कॉलेज का। बॉयज में सेकेंड टॉपर है, बॉयज में एक का मेरे से ज्यादा है, 571 है एक का। 900 में 600 मार्क्स, कितना मार्जिन होगा? नंबर ही नहीं देता है। मेडिकल कॉलेज का नियम है कि तुम जाओगे मेडिकल इंजीनियरिंग में तो तुम कितना भी बढ़िया लिख दियो किसी पेपर को, अगर वो 10 मार्क्स का है, अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो उसको काट के सीधा 5 नंबर दिया जाएगा। तुम बहुत अच्छा लिखे हो, एकदम इंप्रेस कर दिए, डायग्राम ऐसा बनाए कि लग रहा है हूबहू किताब को कॉपी कर दिया है, तो तुमको कितना मिलेगा? 6 नंबर, ठीक है। और एवरेज लिखे हो तो कितना मिलेगा? अगर एवरेज में भी बहुत अच्छा लिखे हो और ये बहुत खुश हुआ अगर डॉक्टर, तब देगा तुमको 6 मार्क्स। बहुत खुश हुआ तुमसे, और अगर नहीं खुश हुआ, लगा कि हाँ अच्छा है, लिखी सारा कुछ सही है लेकिन उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है पेपर, तो कितना मिलेगा? 5 मार्क्स। और अगर एवरेज लिखी हो तो 4 मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा तुमको, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं दिया जाता है पेपर में, ठीक है। कभी नहीं आएगा फुल में, फुल मार्क्स मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं दिया जाता है। तुम पे इंक्वायरी बैठ जाएगा अगर तुम 10 मार्क्स किसी को दे दिए तो, ठीक है। फुल मार्क्स कभी भी नहीं दिया जाता है। तुम 8 मार्क्स दे सकते हो, 9 मार्क्स तक दे सकते हो, लेकिन वो देता नहीं है कोई। दे सकते हो लेकिन देता कोई नहीं है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। तो कितना ज्यादा पास करना कितना टफ है वो सोचो, कि हर क्वेश्चन का तुमको 50 मार्क्स तब मिलेगा जब तुम सही ना लिखोगे। जब तुम सही लिखोगे, गाना नहीं लिख के पाओगे पेपर में, ठीक है, तब जाके 50 मार्क्स मिलेगा, और तब तुम पास होगे, केवल पास होगे, जस्ट पास, ठीक है। और बहुत पढ़ना पड़ता है बाबू उसके लिए। नीट उसके लिए कुछ नहीं है। नीट जो पास करके जाता है उसके बाद जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस पढ़ता है ना, वो बोलता है कि नीट तो कुछ नहीं था, ऐसे फेंक देते 6 मंथ में, ठीक है। क्योंकि उसका 3 गुना रिवॉल्यूशन हुआ ना ग्रीन रिवॉल्यूशन में, वहां 10 गुना लगा दो एमबीबीएस में, ठीक है। मतलब जो तुम अभी पूरा चैप्टर पढ़ोगी बायोटेक्नोलॉजी, जितना तुमको हार्ड लगेगा हम तुमको लिख के दे सकते हैं कि तुम अगर एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ोगे जाकर के, तो जो एक पेज है ना, पेज उसका आधा इतना दूर पढ़ोगी, और इधर पूरा बायोटेक्नोलॉजी तुम अभी जो पढ़ रही हो, ये कंपैरिजन है। वहां हाफ पेज का कंपैरिजन है। इतना ही तुमको याद करने में नानी याद आ जाएगा, ठीक है। इतना नया वर्ड, इतना लेंदी वर्ड होता है वहां पे बायो का। बायो समझ में आया जाकर के कि साला फिजिक्स से भी हार्ड होता है, ठीक है। इधर हम लोग सोच रहे थे बायो आसानी से पढ़ लेंगे, हम फिजिक्स इसलिए छोड़े थे, मैथ हमको बहुत खराब लगता था, लेकिन पता चला कि मैथ ही ठीक था। बाकी हो जाता है, इसलिए हो जाता है मेडिकल कॉलेज में जाकर के क्योंकि इंटरेस्ट जग जाता है ना। तुम स्टेबल हो जाओगे, तुमको लगेगा कि अब तो हम डॉक्टर बन चुके हैं, अब हमको भटकना नहीं इधर उधर, है ना। तो लोग सब पढ़ लेता है तो तुम भी पढ़ लोगे वहां पे, वहां सब कोई कर लेता है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ड्रॉबैक का क्या क्या आया, ठीक है। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हम लोग कर दिए अपना, जैसे कि सपोज करो हम तुमको एग्जांपल दें कि हमको रात भर में कद्दू को बड़ा करना था, तो उसको इंजेक्शन तो दे दिए, वो तो कद्दू बड़ा हो गया, उससे जो जिसका कद्दू था वो उसका बेनिफिट हो गया, वो मार्केट में जाके बेच दिया, उसको पैसा मिल गया। लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान किसको हो जाएगा? खाने वाला को होगा कि नहीं, क्योंकि वो केमिकल डाला है रात में, है ना। लेकिन वो बेचने वाला को उससे मतलब नहीं है, लेकिन खाने वाला को उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन ला रहे हैं तो उससे कुछ ड्रॉबैक भी होगा। क्या क्या होगा? तो सबसे पहला जो सॉइल होता है हमारा बाबू, वो इनफर्टाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब समझते हो कि 1-2 बार उगेगा, उसके बाद कभी नहीं उगेगा उसमें, समझ रहे हो। 1-2 बार तो ये लोग उगा लिया
और बहुत ज्यादा 1 केजी चावल कई लोग 10-10 केजी चावल उगाया, ठीक है, 1 केजी की जगह पे। लेकिन अगला 2 साल में क्या हो गया, सॉइल इनफर्टाइल हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, सॉइल इनफर्टाइल हो गया, और क्या क्या हो सकता है ड्रॉबैक में, सोचो क्या, हाँ हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि जो पर्सन को हम लोग दिए हैं खाने के लिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड यूज करके, अच्छा वाला केमिकल यूज करके, वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा। यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है बाबू, जब तुम लोग इकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है कि सबसे पहले मछली होती है, ठीक है। मछली क्या हुआ कि पानी में कोई केमिकल आया, ये जस्ट एक मछली का एग्जांपल है, ये हमारे में भी लागू है, ठीक है। मछली क्या हुआ, ये केमिकल को खाई जो पानी में घुल गया था, मिट्टी से तो पानी में आएगा, बारिश होगा तो मिट्टी में जो केमिकल हम लोग डाले हैं वो बह के कहां जाएगा, नदी में, तालाब में, यही जगह तो बह के जाएगा बारिश होगा तो क्या हुआ, उसके मछली इंगल्फ करेगी, मछली खाएगी उसको, या कीड़ा मकोड़ा वहां का जो होगा। और फिर मछली को कौन खाता है, पक्षी, पक्षी लोग खाती है ना, चिड़िया लोग खाएगी, तो इसका केमिकल किस में चला जाएगा। अब इस पक्षी को कौन खाता है, ईगल लोग, या तो फिर मान लिया जाए कोई बड़ा पक्षी खाता है, ठीक है, ईगल लोग है, उसके ऊपर जो भी है फूड चेन, फूड चेन समझते हो ना, ये इसको खाता है, वो उसको खाता है, इस तरह से। तो क्या होता नहीं, ये जो केमिकल है ना बाबू यहाँ पे जो हम लोग सॉइल में डाले थे, क्या करने के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए, वो जो है यहां से यहां 5 गुना बढ़ते जाता है। उसका पॉइजनस नेचर, जो उसका जो पॉइजन नेचर है, वो यहां अगर 1 गुना है तो यहां कितना हो जाएगा, 5 गुना, यहां 10 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। यानी कि हमारे अंदर जो केमिकल आया उससे क्या होगा, हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है ना, कोई भी डैमेज होगा, फिर हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा यानी हमारा जो बच्चा होगा उसमें भी डिफेक्ट आ सकता है। तो इस तरह का डिफेक्ट बढ़ते जाना जनरेशन बाय जनरेशन, ये इसको खाया ये और ज्यादा इफेक्टिव हुआ, इसको ये खाया तो इसमें और ज्यादा केमिकल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि तुम्हारा केमिकल्स का नेचर बढ़ते गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। दूसरा, फूड साइकिल या चेन, इसको डिस्टर्ब हो गया ये, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया। क्यों हो गया, फूड साइकिल एंड फूड चेन, क्यों बताओ। फूड साइकिल में क्या होता था हमारा, जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि मान लिया जाए कि केमिकल से ये डेथ हो गया इसका, क्योंकि हम पूरा केमिकल्स डाल दिए है ना, और ये केमिकल किसी तरह से इसका डेथ हो गया, इस पक्षी का। तो ये तो जो फूड चेन था कि इसको सांप खाता था, सांप को फिर मेढक खाता है, मतलब मेढक को सांप खाता है, फिर सांप को कोई पक्षी खाता है, उसमें से कोई एक मर गया बीच वाला इस केमिकल से, तो फूड चेन तो टूट जाएगा। और अगर फूड चेन टूट गया तो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। फूड चेन का एक भी चेन नहीं टूटना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि फिर सबको दिक्कत हो जाएगा। मान लिया जाए कि एक टाइम आए जिसमें बिल्ली चूहा खाना बंद कर दे, बिल्ली मर गई समझो सारी, और चूहा खाना बंद कर दे, तो चूहा का जनसंख्या बढ़ जाएगा कि नहीं, इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग संभाल पाएंगे उसको, नहीं संभाल पाएंगे। तो वो दिक्कत है कि नहीं इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि फूड चेन भी दिक्कत हो सकता है ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने से। लिखो इसको, ड्रॉबैक को, इतना काफी है ड्रॉबैक। देखो बायोटेक्नोलॉजी का आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन ला रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो एक आइडियल सिचुएशन क्या क्या होना चाहिए। आप अगर किसी भी जगह पे बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो सबसे पहला हाई यील्ड होना चाहिए,
हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होना चाहिए, तीसरा रेजिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम डिजीज, ठीक है। और क्या होना चाहिए बाबू? हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होना चाहिए, रेजिस्टेंस फ्रॉम द डिजीज, हाई यील्ड होना चाहिए, और एक पॉइंट और कोई था, लो डिपेंडेंसी ऑफ ऑन केमिकल्स। चल देखो, इसमें बताना ये चाह रहा है ना बाबू कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में तो क्या क्या हमको मिलना चाहिए, आइडियल कंडीशन क्या क्या है। अगर ये सारा चीज मिल रहा है यानी बायोटेक्नोलॉजी आप अच्छे से कर रहे हैं, मतलब आपका फुलफिल हो गया। सबसे पहला हाई यील्ड होना चाहिए, जिस भी फील्ड में करे, चावल में करे तो चावल का ज्यादा यील्ड होना चाहिए। यील्ड का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोडक्शन, यील्ड का मतलब प्रोडक्शन। दूसरा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि जो भी आप चावल बना रहे, गेहूं बना रहे, जो भी बना रहे बायोटेक्नोलॉजी से, उसमें न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो। नहीं तो नॉर्मल न्यूट्रिशन रख के क्यों करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें न्यूट्रिशन आप बढ़ाइए। अगला रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजीज, वो किसी डिजीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, थेथर होना चाहिए, उसको कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए। दूसरा लो डिपेंडेंसी ऑन केमिकल्स, हमको केमिकल्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, ये नहीं कि सुई देके हम बढ़ा रहे हैं किसको, कद्दू को, उस पे क्या हुआ, अगर सुई देके हम किसी कद्दू को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब किस पे डिपेंड है हम लोग, केमिकल्स पे। और अगर बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं इसका मतलब केमिकल्स पे डिपेंड हमको नहीं रहना है। ये एक आइडियल बायोटेक्नोलॉजी है किसी भी फील्ड में। आगे बढ़े, देखो अब पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब किसको कल्चर कर रहे हैं हम लोग, टिश्यू को। किसी भी टिश्यू को कल्चर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लांट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, प्लांट को। जैसे कि हम बोले कि तुम्हारा एक स्किन का टुकड़ा लेकर के तुम्हारे जैसा एक आदमी बना दिए, इसको बोलते हैं। इसी तरह अगर प्लांट में हम लोग, याद करो कि जो गुलाब का फूल लगाते हैं हम लोग घर में, उसको थोड़ा सा कट करके और घर में लगा देते हैं ना, तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है, बनता है कि नहीं, पूरा पौधा बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोले, टिश्यू कल्चर। अब ये करेंगे हम लोग लैबोरेटरी में करेंगे, ठीक है। इसका पहला हम लोग एग्जांपल देखेंगे माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन। देखो इसमें क्या करते हैं बाबू कि कोई भी सबसे पहले एक प्लांट का टुकड़ा लेंगे ना। जैसे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लांट का एक टुकड़ा लेकर के लैबोरेटरी में केमिकल में डाल करके और बहुत सारा पौधा बनाने जा रहे हैं उसका। जैसे हम लोग बाहर में क्या करते हैं कि एक तुम्हारा गुलाब का फूल के टुकड़ा को लेकर के और हम लोग घर में लगा देते हैं, और वो एक लैबोरेटरी में वो तो नहीं हुआ, वो तो एक ही प्लांट बना। लेकिन हम चाहते हैं वो टुकड़ा से, जो टुकड़ा हम लोग तोड़े हैं गुलाब फूल का, उससे हजारों प्लांट बने एक साथ, है ना। तो उसके लिए हम लोग लैब में करना होगा। कहां करना होगा, लैब में करना होगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो प्रोपगेशन। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई प्लांट लेंगे, प्लांट का एक टुकड़ा लिए, समझो क्या लिए, एक पत्ता लिए उसका। मान ले हमको क्या करना है, गुलाब का फूल हम लोग बहुत सारा बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिए, उसका एक पत्ता लिए। इस पत्ता को यानी प्लांट के उस पार्ट को जिसको हम प्रोपगेशन करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। यानी कि ये वो
ये वो पार्ट है जिससे हम क्या कराएंगे, पूरा का पूरा पौधा बनाएंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, एक न्यूट्रिटिव मीडिया में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, न्यूट्रिटिव मीडिया में। मतलब इसमें कुछ केमिकल होगा, डाल दिए, डाल दिए। अब इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो किसका किसका होता है। सबसे पहला तो शुगर का होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। और क्या होता है, तो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। इसको हम लोग पीजीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजीआर। पीजीआर का फुल फॉर्म, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन। नहीं बताए थे तुम लोग को। इनऑर्गेनिक होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है। ये सब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट मीडिया डाले, उसमें क्या किए, इस एक्स प्लांट को क्या किए हम लोग, डाल दिए, है ना। अब क्या होगा, एक कैलस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कैलस का। कैलस का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम लोग वो देखते हैं। देखो यहां पे इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये गल करके ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है बाबू। इस तरह से कुछ गल करके बन जाएगा, वो वाला एग्स प्लांट। और इसको बोलते हैं हम लोग कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। और कैलस को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट, एक्स प्लांट, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड किसका मास है, तुम्हारा एक्स प्लांट का। अब इसी से ये जो तुम्हारा केमिकल से इस तरह से गुच्छा बना है, ये गुच्छा को अब हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो बहुत सारा हजारों प्लांट बनेगा, ठीक है। उसका प्रोसेस हम आगे लिखाएंगे, पहले यहां तक लिखो तुम लोग।